हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा है कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में अनौपचारिक पत्र है उसको हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पत्र लिखने वाले का पता। पत्र लिखने वाले का पता यानी कि एड्रेस। पत्र में हम एड्रेस लेफ्ट साइड लिखते हैं। मैंने यहाँ पर मणिनगर मोरबी ऐसे एड्रेस लिखा है। आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। पत्र लिखने की तिथि, तिथि यानी कि दिनांक यानी कि डेट। आपको उसके बाद एड्रेस के बाद दिनांक लिखनी है। आप कौन सी डेट में वह पत्र लिख रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जिसे पत्र लिखा जाए, आप जिसको पत्र लिखना चाहते हो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिय भाई अनुज ऐसे लिखा है। अगर हम छोटे भाई को, मित्र को पत्र लिखते हैं तो प्रिय शब्द का उपयोग करेंगे और बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय शब्दों का यहाँ पर उपयोग करेंगे। अब हम भूमिका यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे वह जानेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे कि आशा है कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सब कुशल पूर्वक होंगे। वैसा यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है। अगर हम एग्जाम्पल ले, अगर आपके घर पे किसी का फोन आता है तो क्या बोलते हैं सबसे पहले कि हेलो कैसे हो, सब ठीक है ना, सबका स्वास्थ्य अच्छा है ना, वह बोलते हैं ना। तो वैसे ही हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है। उसके बाद विषय वस्तु यानी कि आप पत्र में कौन सा विषय लेने वाले हो उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप ज्यादा टीवी न देखने के लिए उसके बारे में पत्र लिख रहे हो तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है। और बुरे मित्रों की संगति के दूर रहने के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हो तो वह विषय वस्तु के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है। ओके, देन थर्ड पैराग्राफ में आपको समापन लिखना है। समापन में आप क्या लिखोगे? पत्र का समापन यानी कि पत्र पूर्ण होने का हमें यहाँ पर लिखना है कि आशा है कि मैंने जो बोला है वह आप मानोगे, ऐसा हमें यहाँ पर लिखना है। और सबका आशीर्वाद ऐसा हमें समापन में लिखना होता है। देन हमें क्या करना होगा? लास्ट में संबंध और अपना नाम। आप जिसको पत्र लिख रहे हो उनका आपके साथ क्या संबंध है वह आपको लिखना होता है और अपना नाम यहाँ पर लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तुम्हारा मित्र मिला। ओके, सबसे पहले लेफ्ट में आपको एड्रेस, दिनांक और जिसे आप पत्र लिख रहे हो वह आपको यहाँ पर लिखना है। और ये भूमिका, विषय वस्तु, समापन और संबंध और अपना नाम यह अनौपचारिक पत्र में आएगा। अब हम एक पत्र देखेंगे ताकि आपको यह अनौपचारिक पत्र है वह अच्छे से समझ में आ जाए। अनौपचारिक पत्र, ज्यादा टीवी न देखने के लिए छोटे भाई को पत्र। ज्यादा टीवी न देखने के लिए हमें छोटे भाई को पत्र लिखना है। मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? एड्रेस 17 सरदार छात्रावास, मेमनगर, अहमदाबाद 380052 और दिनांक। यहाँ पर एड्रेस लिखना है। मैंने ये एड्रेस लिखा है, आप कोई और भी एड्रेस लिख सकते हो। प्रिय अंशु, खुश रहो यानी कि आनंदित रहो, खुश रहो। आज सुबह माताजी का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि तुम टीवी बहुत देखते हो
इसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। वह कहते हैं कि आज सुबह माताजी का पत्र यानी कि माँ का पत्र मिलता है। वह लिखते हैं कि तुम टीवी बहुत देखते हो। इसका असर किस पर पड़ रहा है? पढ़ाई पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वह ज्यादा टीवी देख रहा है, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पिछले सत्र की परीक्षा में तुम गणित और विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए थे। वह कहते हैं कि पिछली जो परीक्षा थी उसमें तुम गणित और विज्ञान में फेल हो गए थे। अंशु, तुम एक अच्छे और समझदार लड़के हो। टीवी देखकर थोड़ा बहुत मन को बहला लेना बुरा नहीं है। वह कहते हैं कि अंशु, तुम एक अच्छे और समझदार लड़के हो। टीवी हमें थोड़ी देर देखना चाहिए और मन को बहला लेना चाहिए, पर ज्यादा टीवी देखना नहीं चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो विषय वस्तु होती है उसके बारे में हमें लिखना होता है, परंतु उसके पीछे अधिक समय बिताना ना समझी है। क्या कहते हैं? उसके पीछे ज्यादा समय बिताना समझी नहीं है, ना समझी है। समय के दुरुपयोग का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। लास्ट में हमने देखा था कि लास्ट पैराग्राफ में हमें समापन लिखना होता है। तुम्हें समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करना चाहिए। आशा है कि मेरी बात मानकर टीवी से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। क्या बोला है? कि तुम समय का सदुपयोग करोगे और क्या करोगे? मेरी बात को मानोगे और ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में लगाओगे। टीवी भी कम देखोगे। आप भी क्या करोगे? टीवी कम देखोगे। ओके, यहाँ पर लास्ट में लिखा है संबंध होता है ना, वो हमने आगे पढ़ा कि लास्ट में हमें संबंध लिखना है। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई विवेक। अब नेक्स्ट अनौपचारिक पत्र है, वह हम एक बार समझ लेंगे। बुरे मित्रों की संगति व बुरी आदतों से दूर रहने के लिए छोटे भाई को पत्र। बुरे मित्रों की जो संगति होती है, बुरी आदतें होती है, उससे दूर रहने के लिए छोटे भाई को हमें पत्र लिखना है। हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर परीक्षा भवन नई दिल्ली और दिनांक आप कोई भी जो जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की लिखनी है। और यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस अपना डाल सकते हो, लिख सकते हो। प्रिय अनुज शुभाशीष, प्रिय अनुज शुभाशीष यानी कि शुभ आशीर्वाद। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे कि आशा है कि तुम कुशल पूर्वक होंगे। आशा है कि तुम ठीक होंगे। यहाँ भी सभी प्रसन्न है, यहाँ भी सभी प्रसन्न यानी कि खुश है। तुमने अब तक नए मित्रों और नए वातावरण के बीच अपने आप को ढाल लिया होगा। आप अगर कभी भी हॉस्टल में पढ़ने जाते हो तो आपकी माता का भी कॉल आता है, फोन आता है। वह बोलते हैं ना कि आपको भी मित्रों के साथ आपने क्या किया है? अच्छे से व्यवहार किया है ना, तुमने वातावरण को अपने आप में ढाल लिया है ना, ऐसा पूछते हैं ना। इसलिए यहाँ भी ऐसा ही पूछा गया है कि तुमने अब तक नए मित्रों और वातावरण के बीच अपने आप को ढाल लिया है ना, ऐसा पूछते हैं। तुम पहली बार घर और बड़ों से दूर हो। क्या कहते हैं? तुम पहली बार घर और बड़ों से दूर हो। तुम्हें अपना हर निर्णय खुद लेना है, कहाँ जाना है और कहाँ आना है। कब तक तुम समझ चुके, अब तक तुम समझ चुके होगे। वह कहते हैं कि तुम्हें कहाँ आना जाना है वह तुम समझ चुके होगे। मित्रों का जीवन में बहुत महत्व होता है, मित्रों का जीवन में बहुत महत्व होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया।
बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्ति, लापरवाह, ज्यादा बातूने मित्र मिल जाए तो हमारी पढ़ाई पर असर होता है। यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा बातूने मिल जाते हैं मित्र और शरारती मिल जाते हैं, लापरवाह मिल जाते हैं तो हमारी पढ़ाई पर असर होता है। आपके क्लास में भी कोई बच्चा शरारती होता है, बातूने होते हैं तो आपकी बेंच में बैठ जाते हैं तो आपकी पढ़ाई पर असर होता है ना, इसलिए यहाँ पर भी वह बताया गया है। इसलिए तुम बुरे मित्रों की संगति और उनकी बुरी आदतों से दूर रहना। इसलिए वह कहते हैं कि तुम बुरे मित्रों की जो संगति होती है उनके साथ रहना और उनकी बुरी आदतों से तुम दूर रहना, यहाँ पर बताया गया है। अब लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है, समापन। तो हम देखेंगे सबकी ओर से तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद। सबकी ओर, माता पिता भाई बहन सबकी ओर से तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद है। तुम्हारा बड़ा भाई केतन। लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, संबंध और नाम, तो यहाँ पर लिखा गया है तुम्हारा बड़ा भाई केतन। अब हम भगत सिंह की जीवनी है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जीवनी किसको कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कोई महान व्यक्ति, क्रांतिकारी, उसके पूरे जीवन के बारे में बताया गया हो उसको हम जीवनी कहेंगे। जैसे उसका जन्म कब हुआ था, उसका परिवेश क्या था, उसके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी आदि, उसकी पूरी कहानी को हम क्या कहेंगे, जीवनी। उसके पूरे जीवन में उसने क्या किया था उसको हम जीवनी कहेंगे। अब हम भगत सिंह की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर संकेत बिंदु दिया गया है, जन्म और परिवेश। उसका जन्म कहाँ हुआ था, क्रांतिकारी उसका जीवन था वह, जेल के दिन, उसके जो जेल के दिन थे वह, फांसी और व्यक्तित्व, यह पूरा हमें भगत सिंह की जीवनी के बारे में लिखना है तो हम यह समझेंगे। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लाईपुर में बंगा गांव में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उसका जन्म कहाँ हुआ था, लाईपुर में बंगा गांव के एक सिख परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। उसकी माता का नाम क्या था, विद्यावती कौर, और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। यह एक सिख परिवार था। उसका परिवार था, भगत सिंह का परिवार था, वह सिख परिवार के थे जिसने आर्य समाज को अपना लिया था। उनके परिवार पर आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। सिख परिवार के भगत सिंह का परिवार था, उन्होंने उसके बाद आर्य समाज को अपना लिया था और महर्षि दयानंद सरस्वती है उसकी विचारधारा को उन्होंने अपनाया था। उनके ऊपर गहरा प्रभाव था, उनकी विचारधारा को उनका परिवार मानता था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। भगत सिंह मात्र 14 वर्ष की 14 इयर्स में ही पंजाब की जो क्रांतिकारी संस्था है उसमें काम करने लगे थे। उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। डीएवी स्कूल में उन्होंने 9वीं यानी कि 9th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम थी वह डीएवी स्कूल में पास की थी। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उन्होंने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई भगत सिंह ने छोड़ दी। क्या किया,
भगत सिंह ने कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज की जो पढ़ाई थी वह भी छोड़ दी। भगत सिंह भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा में जुट गए। उन्होंने क्या किया, अपने देश को, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए नौजवान भारत सभा में जुट जाते हैं और वह अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931 को उनके और उनके साथियों को फांसी पर लटका दिया गया था। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से, सम्मान के साथ याद करते हैं। आज भी हम भगत सिंह को याद करते हैं क्योंकि वह एक सच्चे क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, इसलिए आज भी हम उसको याद करते हैं। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसकी जीवनी के बारे में जानेंगे। जीवनी का मतलब क्या होता है? उसके पूरे जीवन के बारे में हमें लिखना होता है। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता का नाम, बचपन में उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी और उसका मृत्यु कहाँ हुआ था, वो सब हमें जीवनी में लिखना होता है। तो हम सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में अब हम समझेंगे। यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं। नेताजी कहते थे जन्म, माता पिता का नाम, बुद्धिमान, इंग्लैंड से ICS, भारत से, आजाद हिंद फौज, यो मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, यहाँ पर तुम आएगा, और उसका मृत्यु। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में समझेंगे। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। उनका जन्म 23 जनवरी को 1897 में बंगाल में हुआ था। वह बचपन से ही बुद्धिमान थे। सुभाष चंद्र जी थे, वह बचपन से ही बुद्धिमान थे। 1913 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA पास किया। BA मतलब कि उन्होंने कॉलेज की परीक्षा पास की। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने ICS की कठिन परीक्षा पास की। BA की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने ICS की परीक्षा पास की। अब ICS की परीक्षा पास करने पर भी सुभाष बाबू ने ऊंचे पद की सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं किया। उन्होंने ICS की भी परीक्षा पास कर ली, फिर भी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने ऊंचे पद की परीक्षा और सरकारी नौकरी करने का पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में देशभक्ति थी, इसलिए वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, नौकरी करना नहीं चाहते थे। उनके हृदय में देश प्रेम उमड़ रहा था। वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने देश को आजाद दिलाना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वह अपने देश प्रेम के लिए कई बार जेल में भी गए। उन्होंने गांधी जी के साथ अपने देश को आजादी दिलाने में साथ दिया और कई बार वह जेल भी जा चुके हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक बड़ी शक्तिशाली आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली एक आजाद हिंद फौज बनाई, यानी कि एक सेना बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र
नेताजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वह नेताजी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है। उनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं। वे भारत के लोगों से कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वह कहते थे कि तुम मुझे क्या दो? खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह उनका सूत्र था। दुर्भाग्य से नेताजी को भारत को आजाद न देख सके। दुर्भाग्य से यानी कि कोई कारणवश, कोई कारण था, इसलिए भारत को वह आजाद हुआ नहीं देख पाते हैं। दुर्भाग्य से नेताजी को भारत को आजाद नहीं देख सकते हैं। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से जापान जाते समय एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नेताजी की एक विमान दुर्घटना हुई थी, उनमें मृत्यु हो गई। बैंकॉक से कहाँ जा रहे थे? जापान जा रहे थे, इसलिए उसकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के क्रांतिकारी सपूत थे। सुभाष चंद्र बोस है, वह भारत माता के एक क्रांतिकारी सपूत थे, पुत्र थे। उनका दिया जय हिंद का नारा भारत में हमेशा गूंजता रहेगा। उनका जो एक सूत्र दिया है, नारा दिया है, जय हिंद, वह हमेशा हमारे हृदय में गूंजता रहेगा। हम कभी सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। आई होप आपको अब अनौपचारिक पत्र और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और भगत सिंह का जो जीवनी था वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है वह भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।